वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सेंटर ऑफ मास। हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि एक सेंटर ऑफ मास होता है, वो एक ऐसा हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जहां पे अगर हम किसी बॉडी का सारा मास इकट्ठा मान ले तो वो जो है वो सेम इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो करे एज इफ इट इज फॉलोड बाय द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। बोलने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है हाइपोथेटिकल जहां पे हम मान लेते हैं कि सारा का सारा बॉडी का मास क्या हो जाए, इकट्ठा। लेकिन हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो हम देखेंगे कि अगर मैं एक एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता और एंड में उसका कंक्लूजन निकालता तो दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ कि अगर मैं वो सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगाऊं तो हमें सेम इक्वेशन या सेम इफेक्ट पैदा हो। तो हम इसको टाइटल दे सकते हैं इक्वेशन, हम दे सकते हैं टाइटल इक्वेशन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सेंटर ऑफ मास। कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए ले ले, सेंटर ऑफ मास के लिए। ओके, तो बेटा देखो हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट करना है वहां से जहां से हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट डेरिवेशन की थी। हमने किसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाला था, और अगर आपको याद हो तो वो जो एक्सप्रेशन आया था RCM वेक्टर इक्वल्स टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर। और अगर मैं इसको n पार्टिकल के लिए मान लूं तो ये आएगा डैश डैश प्लस Mn Rn वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस डैश डैश प्लस Mn। ओके, तो ये वाला हमने एक्सप्रेशन निकाला था। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम। अंडरस्टैंड। अब हम देखो इस M1 प्लस M2 प्लस Mn को क्या मान लेंगे, टोटल मास, और मैं उसको किससे डिनोट कर दूं, कैपिटल M के साथ। तो नीचे आ जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डैश डैश Mn। दिस इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी, और ये कांस्टेंट रहता है। और ऊपर हम लिख देंगे M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस Mn Rn वेक्टर। एक लास्ट में हम डेरिवेशन का कंक्लूजन आप देखना बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू RCM वेक्टर। ठीक है, लिखते रहो। ओके, अब हम क्या करेंगे, M को दूसरी तरफ ले जाएंगे। M को इस तरफ ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, M को आप लेफ्ट हैंड साइड RCM से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा M RCM वेक्टर इक्वल्स टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस Mn Rn वेक्टर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने इस इक्वेशन को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिखेंगे आप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो आपके पास क्या आएगा, m कांस्टेंट है, d RCM वेक्टर अपॉन dt एंड दिस इज इक्वल्स टू M1। देखो जो कांस्टेंट चीज होती है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो मास क्या है, कांस्टेंट। तो क्या आएगा, M dR1 वेक्टर अपॉन dt प्लस M2 dR2 वेक्टर अपॉन dt, और इसी ढंग से प्लस डैश डैश प्लस Mn dRn वेक्टर अपॉन dt। अब आपको पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और इसी ढंग से m1 दिस इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, एंड लास्ट में आएगा mn वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल। अब हम इसको क्या मान लेंगे, देखो MVCM वेक्टर, ये क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या होता है, मोमेंटम। तो दिस इज, ये जो टर्म है इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास।
ठीक है, और इस तरफ क्या आएगा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड दिस इज मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल। तो बोलने का मतलब है कि अगर मैं एक एक पार्टिकल का मोमेंटम कैलकुलेट करूं और अगर मैं सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम करूं तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप यहां से एक रिजल्ट ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो कहां पहुंचना है, इक्वेशन ऑफ मोशन तक, वो हमें जो मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ डिराइव करना है यहां से। तो हम वापस इसी इक्वेशन को, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा m, हमने उसको फिर कर दिया द्वारा से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो प्रीवियस इक्वेशन थी। तो यहां पे क्या आएगा, डी VCM वेक्टर अपॉन dt इक्वल्स टू m1 dv1 अपॉन dt। आप पिछली इक्वेशन में देखना, प्रीवियस में, यहां पे वेलोसिटी है, यहां पे वेलोसिटी है, मास कांस्टेंट है, तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी v1, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी v2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी vn। तो आपको यहां पे देख रहे होंगे m1, फिर आ जाएगा m2 dv2 वेक्टर अपॉन dt और लास्ट में प्लस mn dvn वेक्टर अपॉन dt। ठीक है बेटा। अब देखो, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हम यहां पे बोल देंगे दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड दिस इज प्लस mn, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ nth पार्टिकल। And what is m1a1, mass into acceleration, this is force। ये क्या होती है, फोर्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फोर्स भी यहां पे पुट कर सकते हैं। तो आपके पास आएगा दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल एंड दिस इज फोर्स ऑन nth पार्टिकल। ठीक है बेटा। तो ये एक एक फोर्स जो है वो हमने पार्टिकल के ऊपर, देखो ना, इस तरफ आप हम नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि ये तो मुझे ड्राइव करना है कि ये किसके बराबर आएगा। यहां से तो आप बोल सकते हैं दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सेंटर ऑफ मास, लेकिन मुझे नहीं पता है कि क्या मैं वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूं क्या वो सबका सम है कि नहीं है। मुझे इस तरफ देखना है कि ये जो फोर्स आएगी लास्ट में, क्या ये सच में कौन सी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है। क्योंकि हम हर एक पार्टिकल ऊपर क्या लगा रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स। आपको मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा। तो चलो अब लेट अस सपोज इस टोटल फोर्स को मैंने F नाम दे दिया, इस टोटल फोर्स को क्या नाम दे दिया, F। लेकिन ये F होता किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस सम ऑफ इंटरनल फोर्स। तो अगर मैं इस F को लिख लूं, दिस इज सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो हर एक पार्टिकल के ऊपर लगी और उसका सम, एंड दिस इज सम ऑफ इंटरनल फोर्स। लेकिन आपको पता है कि जो इंटरनल फोर्सेस है एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसल आउट, कंपनसेट कर देती हैं। तो आपके पास यहां पे जो इंटरनल फोर्स है वो किसके बराबर आएगी, 0। तो अब अगर मैं इसको आगे करूं तो सिंस जो F इंटरनल है वो हमेशा क्या होता है, 0। तो इसका मतलब आपके पास क्या इक्वेशन बच गई पिछली, m a cm वेक्टर इक्वल्स टू F एक्सटर्नल। ठीक है। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, m a cm वेक्टर इक्वल्स टू F एक्सटर्नल। देखो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया था, हमने एक बॉडी ली थी which is made up of n number of particles। ये पार्टिकल 1 2 3 और ये n मान, इसका मास हमने माना था m1 और इसका मास माना था m2, इसका मास माना था m3 और इसका मास माना था mn। अब देखो इंटरनल फोर्सेस तो इसके ऊपर होती है, जैसे m2 m1 पे करेगा, m1 m2 पे करेगा, वो तो कैंसिल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बची कौन सी थी, F1। ये कौन सी थी, एक्सटर्नल फोर्स। ये कौन सी बची थी, F2। ये भी कौन सी थी, एक्सटर्नल। ये कौन सी थी, F3। ये भी क्या थी, एक्सटर्नल। और इसी ढंग से Fn, ये भी कौन सी थी,
एक्सटर्नल फोर्सेस। ये अगर मैं इस हरेक फोर्स के साथ अगर मैं कैलकुलेट करता इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसके लिए क्या आना था, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आना था, इसके लिए F1 किसके बराबर हो जाना था, M1 A1 वेक्टर। इसके लिए F2 क्या हो जाना था, M2 A2 वेक्टर। इसके लिए क्या हो जाना था, M3 A3 वेक्टर। और इसके लिए क्या हो जाना था, Mn An। तो देखो मुझे कितना काम करना पड़ रहा है, कितना काम करना पड़ रहा है कि हर एक पार्टिकल को जो है मुझे बार बार जो है कैलकुलेट करना पड़ रहा है एक एक उसके लिए। ओके, तो आपने देखा अभी तक मैंने इस बॉडी में कहीं पे भी सेंटर ऑफ मास का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं बताया आपको, या कहीं पे भी मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया सेंटर ऑफ मास। मैं ऐसे ही लगाऊं कि ये बॉडी के मैं हर एक पार्टिकल के ऊपर जो है इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूंगा, तो इट विल अ टीडियस जॉब, कठिन काम है ये, क्योंकि ये तो मैंने लिख दिया ऐसा, लेकिन अगर मुझे इससे अगला स्टेप करना हो तो मैं हर एक पार्टिकल के लिए n नंबर ऑफ इक्वेशंस नहीं लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या ये जो सारी फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3, जिसको कि मैंने क्या बोला F एक्सटर्नल, जो F एक्सटर्नल लिखा है वो बेसिकली किसके बराबर है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस Fn। तो क्या ये सारा का सारा अगर मास में एक पॉइंट के ऊपर मान लूं, जिसको मैं मान लूं ये है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये मैंने मान लिया सेंटर ऑफ मास, मतलब इस पूरी बॉडी का मास यहां आ गया। अब तुम ये बाकी भूल जाओ कि M1 M2। तो क्या मैं इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूं F एक्सटर्नल, वो बिल्कुल वही इफेक्ट पैदा करेगी जो ये पैदा किया, ऑफ कोर्स। क्यों, क्योंकि अभी हमने निकाल लिया कि अगर मैं F एक्सटर्नल टोटल इस मास पे लगा दूं तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, M A C M वेक्टर। और ये हमने डिराइव कहां से की, एक एक इक्वेशन को कैलकुलेट करके। तो इट मींस दैट द इफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इंडिपेंडेंट पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल, इट विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज दैट इफ दे आर एक्टिंग ऑन अ सेंटर ऑफ मास। तो लास्ट में मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सेंटर ऑफ मास। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सेंटर ऑफ मास। तो अगर आप F एक्सटर्नल को ऐसे लिखते M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर प्लस M3 A3 वेक्टर प्लस Mn An वेक्टर, या इसको लिख देते सीधा MACM वेक्टर, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आसान कौन सा काम है ये लिखना। यहां पे हम सिर्फ एक इक्वेशन को लेके चलेंगे और पैसे हमें कितनी थी, n नंबर ऑफ इक्वेशन। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो यहां से आपको यहां इतना पता चल जाएगा कि अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स means as if all the mass of the system was concentrated at the center of mass and all the external forces acting on the system were applied directly at this point। कि मतलब हमें हर एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम उस एक्सटर्नल फोर्स को डायरेक्टली कहां अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के ऊपर, और हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा जो अगर हम एक पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करके कैलकुलेट करते। Okay, so this is the equation of motion for the center of mass. Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahati Physics Guru.